हेलो जय हिंद, नमस्कार। मैं रंजित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ड्रीमर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं अपने डेली 10 मिनट करंट अफेयर्स सीरीज। तो ये रहा सीरीज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ CAQM। ये जनरली आपने सुना होगा बच्चों, ये पेपर में आपने देखा होगा CAQM। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हालांकि आप देख रहे हैं CAQM स्पेशली अगर बात करें 2020 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 2020 में ये बना था। और इसका मेन पर्पज क्या है, ये क्या करेगा स्पेशली जो है, हालांकि इसको कुछ और नाम से भी इसको जाना जाता था पहले। तो CAQM का फुल फॉर्म जो हो जाएगा बच्चों, वो है आपके पास कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली AQI सुना होगा, है ना, AQI सुना होगा आप लोगों ने। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो खासकर नॉर्थ रीजन में जितना भी है, चाहे आपका दिल्ली है, NCR वाला रीजन, जो भी रीजन है आपके, वहाँ पर हमारी जो एयर क्वालिटी कैसी है, जो मतलब पॉल्यूशन कर रहा है, या फिर मान के चलेगा जो एयर क्वालिटी को और ज़्यादा उसके रूल्स को वॉलेट कर रहा है, उस पर पेनल्टी लगाने का काम किसके पास है, वो है आपके पास CAQM, जिसे किस नाम से जानते हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये काम करता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं क्या ये कह रहा है, यानी क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो ये बोल रहा है कि मेनली क्या फंक्शंस नहीं है, किसकी बात कर रहा है, CAQM की बात करेंगे। तो इसका फंक्शंस क्या नहीं होगा, यूजिंग क्या इशू नहीं करेगा, ये ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करेगा। बाकी भैया सभी उसका काम है मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इन NCR एंड एडजर्निंग एरियाज। NCR के अंतर्गत आप जानते हैं कुछ रीजन हरियाणा का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, आपका दिल्ली तो है ही। ठीक है, इसके अलावा कुछ रीजन पंजाब के रीजन में भी जो है इसको क्या करेगा, उसको मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, ये भी इसके लिए काम करता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डी लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल। तो ये भी मतलब एक नेशनल लेवल पे एक बोर्ड बन चुका है जिसका नाम क्या है, CAQM। ठीक है, 2020 में ये बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल गीता महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन कुरुक्षेत्र हरियाणा। यानी 2026 की बात कर रहा है ये। ठीक है, नहीं 2025 में। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये हरियाणा में हो रहा है इस साल। नेक्स्ट लिखा, दिस फेस्टिवल वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 2016। और थर्ड नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कल्चरल नहीं होता, स्पेशली ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसका पहला भी सही आंसर और दूसरा भी सही है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 ईयर आपकी स्क्रीन पर, द UN ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट ऑन विच डेट। ठीक है, एक बहुत अच्छा आर्टिकल प्यारा साथी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, स्पेशली अगर किसकी बात करें, ये आपके पास है क्या, केयर वर्कर्स की अगर हम बात करेंगे, जो रिसेंटली आपने देखा होगा, चाहे चाहे वो आशा वर्कर्स हो, या फिर आंगनबाड़ी में जो टीचर्स हैं वहाँ पे, या फिर जो मिड डे मील में जो है काम कर रहे हैं जो लोग हैं, वो सब के सब क्या है हमारे पास, केयर वर्कर्स वो लोग हैं। उनके बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आपने आज की क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हालांकि आप जानते हैं कि भारत में उनके साथ कभी उनको इस तरीके से नहीं, प्रोफेशनल तरीके से नहीं देखा गया उनको, मतलब उनको एक एज ए लेबर या फिर एज ए मान के चलेगा वर्कर्स के तौर पे उनको मान लिया गया। जबकि अगर देखा जाए तो वो हमारे क्या है, फ्यूचर जो ह्यूमन कैपिटल हैं, अगर वो ही अगर अच्छा नहीं होगा तो भैया मतलब फ्यूचर में क्या चीज़ होगी, फ्यूचर में कैसा देश आगे बढ़ेगा। तो सर वो क्या है, फ्यूचर का ह्यूमन कैपिटल को बना रहे हैं उन लोग। अगर उसको अगर सही तरीके से देखा जाए, या फिर उनको अच्छी तरह से सैलरी उनको नहीं दी जा रही है, या फिर उनकी अनवैल्यूड कर रहे हैं, उनको हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं उन लोगों को, अगर उसको वैल्यू देना शुरू करें, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको देखना शुरू करें, तो वो भैया बहुत बड़ी बात है कि फ्यूचर में क्या बना रहे, ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा भैया बहुत बड़ा योगदान उनका है ना। चाहे उनको न्यूट्रिशन से लेकर के हो, बच्चे की देख रेख करने से लेकर के हो, चाहे आपने आशा वर्कर्स देखे होंगे, ठीक है, या फिर जितने भी ये आंगनबाड़ी के हैं, तो हर तरीके से। और जनरली वहाँ पर आप देखते हैं कि जनरली कौन से लोग होते हैं, जैसे आंगनबाड़ी उस रीजन में जो एक या तो मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास से नीचे के लोग वहाँ पर देखने को हमें दिखाई देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए UN के द्वारा एक डे ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, है ना। और उस डे को ऑब्जर्व किया गया 29 अक्टूबर को, ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, जरूर ध्यान दीजिएगा इस डेट को, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4। इसका नाम है द कोचेन, है ना, कोचेन, या फिर आप इसे और क्वेश्चन प्राइज अवार्ड इन टीवी इज गिवन फॉर।
अब ये दिया जाता है प्यारा साथियों, जो टीवी है, टीवी आप जानते हैं भैया काफी टाइम से, क्योंकि भारत ने लक्ष्य रखा था 2025 तक भारत को हम क्या करेंगे, टीवी को पूरी तरह से भारत से खत्म कर देंगे, टीवी फ्री हो जाएंगे हम भारत। हालांकि वर्ल्ड आप जानते हैं WHO जो है 2030 तक मानता है, और हालांकि इस साल तो भैया पॉसिबल नहीं लग रहा, आप भी देख पा रहे हैं अभी भी। हालांकि बहुत ज़्यादा कमी आई है टीबी की जो पेशेंट हैं, या फिर अवेयरनेस लोगों में बहुत बड़ी हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता 2025 तक, इसी साल 2025 तक। तो उसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है, जो जिसमें एक ही इंस्टीट्यूशन है WHO, इसके अलावा बहुत सारे जो है वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये आपके पास कोचेन है ना, प्राइज है, अवार्ड है, वो कौन किस किस सेक्टर में दिया जाएगा। तो पहले लिखा हुआ है क्लिनिकली मैनेजमेंट ऑफ द टीबी पेशेंट, नहीं, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीबी रिसर्च एंड कंट्रोल। तो जो टीबी रिसर्च यानी कंट्रोल उसको करेगा अच्छी तरीके से, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ये पर ईयर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, है ना, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन आपने देखा होगा, ठीक है, इसका मेन सोर्स क्या है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन की अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें ना आप, वोल्केनिक इरप्शन आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड पेस्टिसाइड, ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं ओशियन वाटर, और अगला देख रहे हैं आप एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। तो ये है मेनली जो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड पेस्टिसाइड, इसका सबसे बड़ा रीजन है जो हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर है, उसको पॉल्यूशन करने का ये सबसे बड़ा इसका सोर्स है। और इसमें क्योंकि एग्रीकल्चरल में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि कौन सी गैस एग्रीकल्चरल में सबसे ज़्यादा इसका रिसाव होता है, वो आपके पास CS4 यानी मीथेन का बहुत बड़ा रोल है, और खासकर आप जानते हैं। और ये आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा आप, जो कौन सी क्रॉप्स होती, कौन सी फसल ऐसी है जिनसे सबसे ज़्यादा CH4 यानी मीथेन का उत्सर्जन होता है। एटलीस्ट कम से कम 2 फसलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है, ठीक है, इसका नाम जरूर देना है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यानी एग्रीकल्चरल से इसका ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन कॉज ब्लू वेवी सिंड्रोम, एक डिजीज है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू वेवी सिंड्रोम है, सिंड्रोम इससे जाना जाता है। आज की PPT जो है हमारे पास विदाउट इमेज की आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इसलिए नहीं बन पाई, ठीक है। कौन सा ऐसा कॉज है जिससे ब्लू वेवी सिंड्रोम होता है, तो ये किसकी अधिकता के कारण होता है, हाई नाइट्रेट लेवल, नाइट्रेट लेवल अगर ज़्यादा होगा तो इससे कौन सी बीमारी होने का खतरा है, इससे होगा ब्लू वेवी सिंड्रोम नामक इससे डिजीज होती है। जरूर याद कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CCPI 2026। CCPI मतलब ये हुआ आपके पास क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था, हालांकि जो है अभी भी आप देख रहे हैं ब्राजील के बेलम में ये समिट चल रहा है COP30 को लेकर के। तो पहला आप देख रहे हैं इंडिया रैंक 23rd इन द CCPI 2026, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत की रैंक जो है 23वें नंबर पे है। और सेकंड आप देख रहे हैं इंडिया इज प्लेस्ड इन द मीडियम परफॉर्मर कैटेगरी इन CCPI 2026, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होने चाहिए, पहला और दूसरा पॉइंट दोनों की दोनों क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो भारत की रैंक है इसमें 23वें नंबर पे, ठीक है। हालांकि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था जिसमें 9th रैंक थी। तो आइए देखते हैं CCPI क्या है, ठीक है। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI इज एनुअल ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम ऑफ एवोल्यूशन कंट्रीज क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। कौन कौन से इसमें पहली बार ये 2005 में इसको पब्लिश किया गया था, और स्पेशली अगर बात करें तो किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो द पियर्स क्लाइमेट्स एग्रीमेंट गोल्स, जो एग्रीमेंट उसके एग्रीमेंट गोल होते हैं वो रिलीज्ड बाय CCPI इज ज्वाइंटली पब्लिश बाय जर्मन वॉच। कुछ दिन पहले हमने देखा था जर्मन वॉच, और जर्मन वॉच ही क्या कर रहा था, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया था, भारत का 9वें नंबर पर आपने पढ़ा था पीछे, ठीक है। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन हो गया और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है, इनके द्वारा ये ज्वाइंटली से पब्लिश किया जाता है, ठीक है। CCPI रिपोर्ट भारत का कौन सा नंबर का है, 23rd नंबर पे इंडिया अभी रैंक है, ठीक है। चलिए बड़े अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी मिशन, है ना, मोदी मिशन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पूरे उनकी मतलब की हिस्ट्री उनके बारे में बताई गई है, या फिर उनकी पूरी जर्नी, लाइफ की जर्नी उनके बारे में बताया गया है इस बुक में। और ये लिखी है रिसेंटली जो है ब्रिजेश देसाई के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ब्रिजेश देसाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये आपके आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112, ठीक है, दिन दीजिएगा, आज ही के पेपर में आप लोगों ने ये सुना होगा आर्टिकल का नंबर को लेकर के। हालांकि ये न्यूज जरा पुरानी है, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उसके चलते जो है आप लोगों ने ये आर्टिकल फिर से एक बार चर्चा में आएगा। आर्टिकल नंबर 112, प्रोहिबिट कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरिंग
इनटू द वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस या प्रोसीडिंग। भैया पार्लियामेंट में किस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा स्पीकर है वो किस तरीके से पार्लियामेंट को या फिर लोकसभा को किस तरह से उसको रेगुलेट करे, किस टाइम पे आपको काम करने के लिए बुलाए, या फिर पार्लियामेंट को किस टाइम पे बुलाए, यानी कभी रात को चल रही है पार्लियामेंट, दिन में चल रही है, मतलब अपने काम करने के लिए बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है। तो और इसमें क्या नहीं कर सकता, हमारा जुडिशरी कोई इंक्वायरी उसके बारे में नहीं कर सकती है। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 122 प्रोविट है ना, बिल्कुल किया गया, कोर्ट को बिल्कुल प्रोविट किया गया, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल नंबर 212 प्रोवाइड्स सिमिलर इम्यूनिटी फॉर स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग, यानी स्टेट में जो असेंबली है हमारी वहां पर भी सेम आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा उसका 202, वो भी इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दोनों बिल्कुल सही है बच्चों, पहला दूसरा दोनों सही है। हालांकि जरूर ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो है आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली भैया वहां पे क्या हुआ था, तेलंगाना की बात थी, और तेलंगाना में वहां पे जो क्या थे असेंबली के जो स्पीकर थे उनके अगेंस्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उनके ऊपर किया था। ठीक है, जबकि आप जानते हैं सर इसको कोर्ट की कार्रवाई से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया, लेकिन वहां पर कुछ शर्तों के चलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला वहां पर चला था, और वो जो मैटर्स था वो इस बात को लेकर के था, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के था, और एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में भारत में आता है इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो आपका एमपी है या फिर एमएलए है वो उसे हटाने का, उसको मेंबरशिप की खत्म करने का पावर किसके पास होती है, वो हाउस का स्पीकर के पास होती है, और वो काम स्पीकर के द्वारा नहीं किया गया था, जिसके चलते हाई कोर्ट का मामला फिर हाई कोर्ट से सीधे कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला उस स्पीकर के ऊपर चलाया गया। ठीक है, और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्पीकर आ गया, द स्पीकर या फिर चेयरमैन इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पे स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास फाइनल अथॉरिटी है। दूसरा पॉइंट लिखा, और किस कंडीशन में भैया, ये फाइनल जो अथॉरिटी है ओनली एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, फाइनल अथॉरिटी केवल एक ही कंडीशन में है, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ की कंडीशन में ही है प्यारे साथियों। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ मींस क्या, दल बदल कानून है ना, दल बदल कानून के आधार पे है प्यारे साथियों, दल बदल कानून ये आया था, दल बदल कानून। और ये दल बदल कानून कब आता है भारत में, उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया और संशोधन हुआ था, कौन सा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, ये 1985 में ये आता है ना, 1985 में ये आया, डन। ठीक है, और तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, द स्पीकर एंड चेयरमैन इज द फाइनल अथॉरिटी टू द डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल के आधार पर स्पीकर और चेयरमैन अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा आप करें, स्पीकर या चेयरमैन का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है, यानी जो स्पीकर और आपका चेयरमैन डिसीजन देते हैं वो सब्जेक्ट इज नॉट जुडिशियल रिव्यू, भैया कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तीसरा लिख रहे हैं, नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब फॉर द स्पीकर टू डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस है ना, अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का पहला दूसरा है ना, पहला दूसरा एक मिनट देख लेते हैं, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा है ना, पहला दूसरा गलत है बच्चों। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर चेयरमैन इज नॉट, हाँ इज नॉट लिखा बच्चों यहाँ पे है ना, इज नॉट लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब स्पीकर और स्पीकर चेयरमैन का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, तो ये गलत है। और है, हालांकि पहले नहीं था बच्चों, अगर आपको पता है तो पहले नहीं था ये, 1992 से इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत लाया गया, उससे पहले नहीं था, तो सर ये तो गलत हो गया, अब तो है ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसमें, तो सर दूसरा गलत है, आंसर हो जाएगा आपके पास पहला सही है और तीसरा सही है, यानी फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो ये था आज के कुछ करंट अफेयर या फिर आज के टॉपिक को लेकर के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं फिर कल, और जिस बच्चे ने अभी तक जो हमारा चैनल है ड्रीमर्स ISPCS उसे सब्सक्राइब नहीं करें तो आप सब्सक्राइब करें। ये जो सीरीज हमारी है ये आपके लिए ज़रूर जो है बड़े जो है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।